Welcome back to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं. सो आज है 1 मई, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे यूपीएससी एग्जाम परस्पेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं जिन्हें इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे. आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक कोविड वैक्सीन के बारे में. सो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में यूके की कोर्ट के अंदर एक लॉसूट चल रहा है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका को क्वेश्चन किया जा रहा है. और इस एस्ट्राजेनेका ने यूके की कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट सामने रखे उसमें उन्होंने ये माना कि उनकी वैक्सीन जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट उन्होंने डेवलप की थी, इट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज सम रेयर साइड इफ़ेक्ट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग से जुड़े हुए हैं. और हमारे लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है इसके साथ इंडिया में इसे लाइसेंस मिला और यहाँ पे एस्ट्राजेनेका की ये कोविड-19 की जो वैक्सीन है ये कोविशील्ड नाम से इसे लाइसेंस दिया गया और इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसे कि कोविशील्ड वैक्सीन दी गई. और उससे जुड़ा हुआ यूके के अंदर ये केस होता है जिसमें ये कंपनी रिवील करती है कि येस एक रेयर साइड इफ़ेक्ट कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ा हुआ है विच इज़ रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग. तो इस इंफॉर्मेशन को लेकर इंडिया ने क्या रिएक्ट किया है और इसे लेकर एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि इंडिया हैज़ सेड कि ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है. वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस वार्निंग, लेकिन ये बहुत ही रेयर कॉन्सिक्वेंस है और इसका ये जो कॉन्सिक्वेंसेस अगर आते भी हैं तो ये पहले 21-22 दिनों में आ जाते हैं. और अब हम 2024 में हैं और बहुत टाइम बीत चुका है इस वैक्सीनेशन के बाद, तो इतना बड़ा कोई खास बड़ा रिस्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू द बेनिफिट जो कि इसे हमने कोविड-19 से बचने के लिए यूज़ किया है. सो वेरी रेयर केस. तो ये बात यहाँ पे सामने रखी गई है. डिटेल में अनफोल्ड करेंगे इस वैक्सीन के इशू के बारे में. इसके अलावा आज हमारे पास इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट स्टडी आई है जिसमें मीथेन इमिशन के ऊपर फोकस किया गया है. मीथेन CH4 जो कि एक बहुत बड़ा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है और इसे लेकर जो स्टडी आई है, जो मॉडल बनाया गया है, उसमें एक चीज़ रिवील की गई है कि मीथेन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ की जाती है, अगर उसका हम स्टडी करें तो फॉसिल फ्यूल से उतनी मीथेन गैस रिलीज़ नहीं हुई जितनी कि माइक्रोब्स मीथेन गैस को रिलीज़ करते हैं. तो प्रोडक्शन जो है वो माइक्रोबियल मीथेन गैस का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल. इसको और डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से मेजर सोर्सेज होते हैं मीथेन के, वो ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और क्या ट्रेंड रहा है मीथेन इमिशन का. इस चीज़ को भी हम ध्यान से समझेंगे. इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस चल रही हैं और एक बहुत ही हीटेड डिबेट हमारी रूलिंग पार्टीज़ और ऑपोजिशन के बीच में हो रही है और उस डिबेट का एक बहुत बड़ा टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ये इस टाइम पे जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है उसमें ये मुद्दा बहुत बार रेज किया जा रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. तो यहाँ पे इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक 9 जज बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया कि हम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आता है DPSP. क्या होता है DPSP? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. एंड ये हमारी गवर्नेंस के लिए एक फंडामेंटल है. किस तरीके से इंडिया की गवर्नेंस होगी ये हमें कौन बताता है? हमारे DPSPs. और DPSPs में मटेरियल रिसोर्सेज की ओनरशिप और कंट्रोल को लेकर क्या कहा गया है, इसे इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक 9 जज बेंच भी बना है. सो यहाँ से हम इसका थोड़ा कुछ बेसिक कवर करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या बात की गई है. थोड़े हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे बिकॉज जब हम वेल्थ की बात करते हैं ना तो हमारे पास एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी. तो उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे देखेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझेंगे और करंटली अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं ये जानेंगे कि प्रेजेंट स्टैट्स क्या कहते हैं इंडिया की इनइक्वालिटी के बारे में. सो दैट विल ऑल्सो सी इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल और हमारा आगे का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, किस तरह हम इंडिया की इनइक्वालिटी को डिक्रीज कर सकते हैं एंड बाय प्रिजर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर क्लासेस ऑफ आवर कंट्री. तो ये बात यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास इंडिया का जो 8 कोर सेक्टर्स हैं
उनका आउटपुट ग्रोथ आई है एंड जो कि मार्च के महीने में थोड़ी मॉडरेट हमें देखने के लिए मिली है। मार्च से पहले फरवरी में कोर सेक्टर्स की जो ग्रोथ थी वो कुछ 7.1% के आसपास थी, लेकिन मार्च के महीने में ये डिक्रीज़ होकर 5.2% पे आ चुकी है। तो जो ग्रोथ है उसमें एक स्लिपरी स्लोप आई है, एक मॉडरेशन देखने के लिए मिला है मार्च में, वहीं फरवरी में एक बड़ा अपटिक था। तो उसके बाद क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ऐसे कौन कौन से 8 सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स में कंट्रैक्शन है, ये सब हम यहाँ पे इसको लेकर समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको हमारा ये डेली न्यूज़पेपर वीडियो का इनिशिएटिव अच्छा लगता है प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट बिलो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ, जो कि आज की न्यूज़पेपर में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। कोई पेपर उठा लीजिए, आज इस कोविड वैक्सीन की बात ज़रूर हो रही है। आप सबसे पहले हेडलाइन देखिए, हेडलाइन क्या कह रहा है, एस्ट्राजेनेका सबमिशन ओवर कोविड वैक्सीन नथिंग न्यू सेज डॉक्टर्स। तो अब ये क्या बात है, इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। तो ये जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ द नेम ऑफ दैट फार्मास्यूटिकल जायंट जिसको लेकर यूके की कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। एंड इस एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन बनाई। इसका अगर हम देखें तो कंप्लीट जो नेम था जो एस्ट्राजेनेका ने बनाया था उसे कहा गया था AZD1222 वैक्सीन, लेकिन इंडिया में इस वैक्सीन को लाइसेंस मिला अंडर द नेम ऑफ कोविशील्ड। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन्होंने ये बात मानी है कि ये जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन बनाई गई थी कोविड-19 को लेकर, इट कैन कॉज लो प्लेटलेट काउंट। इसे इंसर्ट करने के बाद बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स की जो मात्रा है वो डिक्रीज़ हो सकती है। एंड अगर प्लेटलेट्स की मात्रा डिक्रीज़ होती है और इसी के साथ साथ इट कैन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ये ब्लड क्लॉट्स भी बना सकता है। हालांकि साथ ही में ये कहा गया है कि ये बहुत ही वेरी रेयर केसेस में ये कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिंक किया गया, इसे लेकर एक टर्म यूज़ की जा रही है विच इज़ TTS। आपको इस आर्टिकल में भी ये टर्म मिलेगी TTS। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TTS? इट मीन्स थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, ये इसे नाम दिया गया है। लो प्लेटलेट काउंट और जो ब्लड क्लॉट्स ये बना सकता है, इट्स अ वेरी रेयर साइड इफेक्ट इट सेज, ठीक है। और ये पहली बार है कि ओपनली एस्ट्राजेनेका ने ये जो लिंक है उनकी वैक्सीन और इस TTS के बीच में, इस लिंक को एक्सेप्ट किया है। और इसी के फॉर्मूला के बेसिस पे हमारा जो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था SII, उन्होंने इसी के बेसिस पे इंडिया के अंदर कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर किया जब हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा था। और इंडिया में 175 करोड़ से ज़्यादा कोविशील्ड की जो डोजेज़ हैं वो एडमिनिस्टर की गई हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से एक ही चीज़ को समझिएगा यहाँ पे कि एस्ट्राजेनेका ने क्या कहा। सबसे पहले ये देखो, उन्होंने कोर्ट के अंदर TTS की बात की, ठीक है, और उन्हें डॉक्यूमेंट्स रखे यूनाइटेड किंगडम में कि येस उनके अगेंस्ट एक सूट चल रहा है, जिसके बाद TTS के बारे में एस्ट्राजेनेका ने ओपनली बोला। इस कंपनी ने अपने हेल्थ क्लेम्स में इस वैक्सीन को लेकर जो कहा जा रहा था उसे लेकर ये कहा कि येस TTS इज़ कॉज्ड बाय द वैक्सीन, लेकिन ये एक जेनरिक लेवल पे TTS जैसा सिंड्रोम देखने के लिए मिला है। जब पेशेंट्स को ये एडमिनिस्टर किया गया है तो ऐसे केस में TTS का डेवलप होना बहुत ही रेयर केस है, ठीक है। अब देखो, हमने हमारे लिए एक टर्म हमारे पास आ गई है विच इज़ TTS, जिसका फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसकी बहुत रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं। TTS के अंदर ब्रेथलेसनेस हो सकती है, चेस्ट में या लिम्स में पेन की शिकायत हो सकती है, एंड बहुत ही छोटे छोटे
पिनहेड साइज के जो रेड स्पॉट्स हैं या फिर जो ब्रूजिंग है वो स्किन पे हो सकती है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे इस वैक्सीन को लगाया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट हेडेक एक्सेट्रा इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जो थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होता है कि वेन्स और आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। और ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये डिपेंड करती है कि थ्रोम्बोसिस कहाँ पे लोकेटेड है। अब अगर इसका मोस्ट सिवियर फॉर्म क्या होगा, इसका मोस्ट सिवियर फॉर्म होता है स्ट्रोक, हार्ट अटैक या फिर सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो कि थ्रोम्बोसिस से आ सकती हैं। लेकिन अगैन एस्ट्राजेनेका ने ये क्लियर किया कि अगर इससे कुछ इस तरह की कोई कंडीशन डेवलप हो, पहली बात तो ये जेनेरिक फॉर्म में हमें लगा कि TTS हो सकता है, अगर इससे हो भी तो 21 दिन का जो पीरियड है डोज के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उसमें ये हो सकता है, उसके बियॉन्ड इस तरह की कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो सकती। ये बात यहाँ पे की गई है। इवन WHO ने भी इस केस को एक्नॉलेज किया है और जो डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे कहा गया कि जो कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर इस तरह का रिस्क डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम है। इट कुड बी लाइक 4 केसेस इन अ मिलियन अडल्ट। 1 मिलियन अडल्ट्स के अंदर 4 केसेस हो सकते हैं। तो रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इसे लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने भी इन मई 2021 में ये कहा कि जो टोटल डोज हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनके अंदर TTS जैसे सिम्टम्स डेवलप होने का जो इंसिडेंस है वो 0.61 केसेस का है पर मिलियन डोजेज। ठीक है, तो इसीलिए इसे एक बहुत ही मिनिस्क्यूल कैटेगरी में रखा गया कि अगर आप देखो कि इस कोविशील्ड वैक्सीन का जो पॉजिटिव बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द रिस्क प्रोफाइल, जिसकी वजह से ये जो है वैक्सीन को लगाया गया। तो इस बात को आप ज़रूर समझें कि इट्स अ वेरी 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 रेयर सर्कमस्टांस। इंडिया के केस में तो 0.61 केसेस, मतलब एक केस भी नहीं, 0.61 केसेस चांसेस हैं 1 मिलियन डोजेज में जहाँ पे TTS जैसे सिंड्रोम्स डेवलप हो। और साथ ही में ये भी कहा गया कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आने होते तो वो फर्स्ट डोज के 21 दिनों में आ जाते। तो इट्स अ वेरी रेयर सिंड्रोम, वेरी रेयर डिसऑर्डर जो कि इसकी वजह से हो सकता था। लेकिन हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज येस इसे लेकर UK में केस चल रहा है। एस्ट्राजेनेका समझ के आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया है, जिसे कि इंडिया में कोविशील्ड नाम से लाइसेंस दिया गया था। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैक्सीन की बात हो रही है। आई होप इट इज़ क्लियर, आपको इसका इंसिडेंस भी समझ में आ गया होगा, आपको बेनिफिट और रिस्क की बात भी समझ में आ गई होगी। 0.61 केसेस इन 1 मिलियन ये इसका रिस्क था। तो अगर आप देखो तो कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर वैक्सीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसी स्टडी के बारे में जो कि मीथेन इमिशन के ऊपर फोकस करती है। जापान में मेनली ये स्टडी की जा रही है। जापान में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल चेंज है जहाँ पे ये स्टडी फोकस की जा रही है, जिनका मेन एम है कि पिछले 50 सालों में जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसे रिक्रिएट किया जाए ऑन अ सुपर कंप्यूटर। और ये बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है, ऑलमोस्ट ऑफ अ साइज ऑफ एन ऑडिटोरियम। इतने बड़े सुपर कंप्यूटर के ऊपर पिछले 50 सालों का जो अर्थ एटमॉस्फेयर था उसे रिक्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें बड़ी फाइंडिंग क्या आई है? इसमें बड़ी फाइंडिंग ये है कि अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2019-20 में मीथेन की जो कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको एग्जामिन किया गया और देखा गया कि ये किस तरह से चेंज हो रही है। और उसमें ये रिवील हुआ कि अगर हम 1990s तक की बात करें, 1990 तक की, तब तक हमारी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या कर रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा स्टेबलाइज होती है और फिर 2007 के बाद इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब एक एस्टीमेट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्टीमेट है जो कि आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, इट सेज दैट कि अगर हम प्रेजेंट डे मीथेन कंसंट्रेशन देखें हमारे एटमॉस्फेयर में, इट इज़ 3 times ऑफ व्हाट इट वाज 300 years ago। 3 times बढ़ चुकी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि मीथेन के सोर्सेज क्या है, कहाँ से मीथेन आती है। अब देखो, मीथेन एक इम्पॉर्टेंट गैस है बिकॉज इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट
एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज हम समझते हैं वो गैसेज जो कि अर्थ से रिलीज होने वाली हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के आसपास का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन इंड्यूस्ड, जैसे मैन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो रिलीज हो रही है। तो सबसे कॉमन कौन सी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पे कौन सी रिलीज हो रही है, मीथेन। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं ना मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर पे है, मीथेन कंसेंट्रेशन में दूसरे नंबर पे है, बट मीथेन का जो वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा है। मीथेन हैज़ अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 28 टाइम्स ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को समझिए, दिस थिंग इज द ओनली थिंग जो आपको फोकस करनी है। बेशक मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कम है, अबंडेंस इसकी कम है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने का पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से 28 टाइम्स ज़्यादा है। इसीलिए आज के टाइम पे जब हम ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करने की बात करते हैं तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर फोकसिंग ऑन मीथेन। बेशक कम अमाउंट में रिलीज हो रही है, लेकिन पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी 2021 में जो यूएन की क्लाइमेट टॉक्स हुई थी उसके अंदर एक ग्लोबल मीथेन प्लेज ली गई थी। कंट्रीज़ ने ग्लोबल मीथेन प्लेज ली, जिसमें बात की गई कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन करना है तो ऐसे केस में मीथेन की एमिशन को हमें रिड्यूस करना होगा। एक चीज़ और जिसको लेकर ये टाइटल है, हमारे पास हेडलाइन है दैट माइक्रोब्स नॉट द फॉसिल फ्यूल्स आर प्रोड्यूसिंग मोस्ट ऑफ द न्यू मीथेन। तो ये रिवील किया इस रिपोर्ट में कि अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो मीथेन का जो बिगेस्ट सोर्स है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम माइक्रोब्स, नॉट जस्ट बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये इस स्टडी ने यहाँ पे रिवील किया है। तो यहाँ से एक तो बेसिक समझ लेते हैं कि मीथेन गैस के सोर्सेज क्या हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन कौन कौन से सोर्सेज से आ सकती है। तो इसे लेकर दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है हमारे पास बायोजेनिक सोर्स और दूसरा है मीथेन का थर्मोजेनिक सोर्स। बायोजेनिक, थर्मोजेनिक। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोजेनिक की। तो जब हमारी अर्थ में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि नेचुरल गैस, ऑयल, इनको अर्थ क्रस्ट की बहुत ग्रेटर डेप्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनकी एक्सट्रैक्शन के दौरान थर्मोजेनिक मीथेन जो है वो रिलीज़ होती है। फॉसिल फ्यूल्स से जो हमारे पास मीथेन रिलीज़ होती है उसे हम थर्मोजेनिक मीथेन कहते हैं। वहीं माइक्रोबियल एक्शन की वजह से जो मीथेन आती है उसे बायोजेनिक मीथेन कहा जाता है। ऐसे माइक्रोब्स जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं दे आर बेसिकली आर्किया। ये सिंगल सेल माइक्रोब्स हैं। दे आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज और यूक्रोट्स। दे आर डिफरेंट। इनको मिथेनोजेंस बोल सकते हैं। ऐसे माइक्रोब्स जो कि मीथेन रिलीज करते हैं दे आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। एंड मोस्टली ये ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे कि एनिमल्स का डाइजेस्टिव ट्रैक, वेटलैंड्स, राइस पैडी फील्ड्स, लैंडफिल्स, सेडिमेंट्स ऑफ लेक्स एंड ओशंस, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन डेफिसिट इन्वायरमेंट्स जो हैं वहाँ पे आपको मिथेनोजेंस मिलेंगे। और ये मिथेनोजेंस आज नहीं आए, ये हमेशा से ही हैं। एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल, बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ मीथेन इज़ अ वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है इट इज़ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। इस बात को समझिए, जब हम कहते हैं ना कि ये पर्टिकुलर चीज़ जी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस होना एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ग्रीन हाउस गैस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्लेजेंट बनाने के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक ब्लैंकेट के जैसे एक्ट करती हैं। और हमेशा से ही मिथेनोजेंस थे और हमेशा से ही मिथेनोजेंस मीथेन रिलीज़ कर रहे थे, जिससे कि जो कि हमारे इकोसिस्टम का एक नेचुरल हिस्सा था। लेकिन प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम तब आई जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनके एमिशन का रेट बढ़ गया। ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम राइस फील्ड्स लगा रहे हैं, हम पैडीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डेयरी फार्मिंग के लिए हम एनिमल्स रख रहे हैं।
तो इन सब से फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इन सब से क्या हुआ, मीथेन रिलीज़ हुई, मिथेनोजेंस भी मीथेन रिलीज़ कर रहे हैं, ह्यूमंस भी मीथेन रिलीज़ कर रहे हैं। हुआ क्या, मीथेन की इमिशन बढ़ गई। ठीक है, सो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, अकेला मीथेन प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे पास जो एमिशन है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मीथेन तो अपना काम करेगी ही। मीथेन तो ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप करेगी, बल्कि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा या हमारी जो हीट है उसे ट्रैप करके रखती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये चीज़ आप ज़रूर समझिएगा कि इट्स नॉट जस्ट कि ह्यूमन बींग्स रिलीज़ कर रहे हैं, नेचुरली भी हो रहा है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के रिलीज़ करने की वजह से इमिशंस जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो हमें फोकस किस पे करना होगा, हमें माइक्रोब्स पे फोकस करना होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे फोकस करना होगा। क्या हम माइक्रोब्स को बोल सकते हैं कि आप मत रिलीज़ करो मीथेन? नो, that's the part of natural ecosystem, but we need to focus on human activities जिसकी वजह से emission बढ़ रही है, हमें उनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से जुड़ा हुआ है। करंटली हमारे इलेक्शंस में एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, तो क्विकली समझ लेते हैं वेल्थ को लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। सबसे पहले प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल तो यही कहता है कि वी नीड टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। हम सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं। देन फंडामेंटल राइट्स हमारे पास आते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमें लिबर्टी और इक्वालिटी देते हैं। फिर आते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी हमें वो प्रिंसिपल्स देते हैं जिसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ बनानी होंगी, जिससे कि इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हम लेकर आ सकें। लेकिन क्या है, फंडामेंटल राइट्स तो इन्फोर्सिबल होते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी हैं ये इन्फोर्सिबल नहीं है। इन्फोर्सिबल ना होते हुए भी हमारे कंट्री की गवर्नेंस में डीपीएसपी एक फंडामेंटल्स के जैसे एक्ट करते हैं। अब अगर हम डीपीएसपी देखें तो वहाँ पे 39B और 39C आता है, जिसमें इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है। एंड दे से कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, इसकी ओनरशिप, इसका कंट्रोल सोसाइटी के पास होना चाहिए, एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज आ रहे हैं, इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए दैट वी शुड सर्व द कॉमन गुड। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की ऑपरेशन की वजह से कहीं पे भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि शायद बाकी सबका नुकसान और कुछ लोगों का फ़ायदा हो, ये ना हो। दैट इज़ द आइडिया ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को लेकर क्या हुआ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले आया, ओरिजिनली वहाँ पे एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19(1)(f) में, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। इसके अलावा आर्टिकल 31 में कहा गया कि अगर कहीं पे भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी की एक्विजिशन होती है तो ऐसे केस में द स्टेट विल पे फॉर कंपनसेशन, राइट ना। इसे समझिए कि जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस हुई थी तो जो मेन प्रॉपर्टी राइट्स थे दे वर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और द अदर लैंड, एंड गवर्नमेंट्स को इन राइट्स को एक्वायर करना था। लाइक कहीं पे कोई स्टेट है उसे एक्वायर करना पड़ रहा है ताकि लैंड रिफॉर्म्स किए जा सकें, कहीं पे कोई पब्लिक एसेट की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ताकि जो इनएडिक्वेट रिसोर्सेज थे गवर्नमेंट के उस टाइम पे, ताकि एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो, लैंड को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सके, तो इसलिए क्या किया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसे कर्टेल कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। एंड राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या रिलेशन है, और मोस्टली ये जो क्वेश्चंस है ना, ये राइट टू प्रॉपर्टी की कर्टेलमेंट से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक केस था गोलकनाथ केस 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि फंडामेंटल राइट्स को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते, आप एब्राइज नहीं कर सकते जस्ट टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। लेकिन फिर आता है फाइनली केशवानंदा भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 31C की वैलिडिटी को अपहेल्ड करता है और कहता है दैट इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और फिर फाइनली मिनर्वा मिल का जो केस आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये रूल आउट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज़ टू एग्जिस्ट ऑन अ हार्मोनियस रिलेशनशिप, अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी।
जिसके बाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट की जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है विच ओमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो हमारे पास अब आर्टिकल 300A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाता है। तो राइट टू हैव अ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ राइट, बट अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि कोई भी ऐसा लॉ जिसमें आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं बाय द स्टेट, इट शुड बी ओनली फॉर पब्लिक पर्पस और उसको उसके लिए एडिक्वेट कंपनसेशन भी देनी होगी। ये बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब जो करंट डिबेट हमारे पास चल रही है इसमें आप ये देखो कि इंडिपेंडेंस के बाद हम सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी लेकर आ रहे थे। हमारा सोशलिस्ट मॉडल था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे थे, बड़े बड़े ज़मींदारों से लैंड एक्वायर कर रहे थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से लैंड एक्वायर कर रहे थे फॉर पब्लिक पर्पस। बैंक्स की नेशनलाइजेशन हो रही थी, इंश्योरेंस की नेशनलाइजेशन हो रही थी। डायरेक्ट टैक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा था, 97% तक का डायरेक्ट टैक्सेस का रेट था। इनहेरिटेंस के ऊपर एस्टेट ड्यूटी लगती थी, वेल्थ के ऊपर टैक्स लगता था। ये सभी रेगुलेशंस लगाई गई ताकि किसी भी प्राइवेट इंटरप्राइजेज या किसी की ग्रोथ ना हो। तो इसे लेकर MRTP एक्ट आया, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969। ये वो टाइम था जिस टाइम पे हम इनइक्वालिटी रिड्यूस कर रहे थे। वी वर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ इन द पुअर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी एंड जिसको लेकर ताकि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो ना हो पाए। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो ग्रोथ थी वो रुक गई एंड इट रिजल्टेड इन द कंसीलमेंट ऑफ द इनकम और वेल्थ। हाँ, एस्टेट ड्यूटी टैक्स जो वेल्थ टैक्स था इससे रेवेन्यू ज़रूर आया, लेकिन वो रेवेन्यू बहुत कम था इन कंपेयर टू द कॉस्ट जो कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगी। लेकिन फिर आता है 90s का दौर। 90s का दौर वो दौर था जब इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी से लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ा। LPG रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई 1991 में जिसमें मार्केट फोर्सेस को एम्पावर किया गया, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया गया। जो डेफिशिएंसी हमारे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में थी उसे रेक्टिफाई किया गया। जो MRTP एक्ट लाया गया था उसे रिपील करके कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 लाया गया। इनकम टैक्स रेट्स जो थी उनको कंसिडरेबली रिड्यूस किया गया, एस्टेट ड्यूटी को हटाया गया, वेल्थ टैक्स को हटाया गया। तो अब कंप्लीटली एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के फॉर्म में इंडिया उभरने लगा। इससे हालांकि गवर्नमेंट के पास एडिशनल रिसोर्सेज आए जिससे कि गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को पॉवर्टी से उभारा। इकोनॉमिक सिस्टम हमारा जो है इट रिजल्टेड इन इनइक्वालिटी। अब जब एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होगी तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। अब हमारे पास जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है उसके अकॉर्डिंग जो टॉप 10% इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट हैज़ 65% ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। टॉप 10% पॉपुलेशन हैज़ 57% ऑफ इंडियाज़ इनकम। और वहीं अगर हम बॉटम 50 की बात करें दे जस्ट हैव 6.5% ऑफ आवर वेल्थ एंड ओनली 15% ऑफ इनकम। तो अब फिर बढ़ गई है इससे इनइक्वालिटी। अब आइडिया ये है कि येस द इनइक्वालिटी इज़ इंक्रीजिंग। इस इनइक्वालिटी का बढ़ना सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है। जहाँ पे भी लिबरलाइज्ड ओपन मार्केट इकोनॉमी आई है वहाँ पे इनइक्वालिटी साथ ही में आई है। लेकिन ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मार्केट को ओपन करने के साथ साथ उस कंट्री की जो पुअर क्लास है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करना, क्योंकि दे डिपेंड अपॉन द स्टेट मशीनरी फॉर देयर लाइवलीहुड, राइट। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से इनोवेशन और ग्रोथ को कर्टेल किए बिना ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं उनको सारी सोसाइटी के सेक्शंस तक पहुँचाना चाहिए, स्पेशली द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली कोर सेक्टर को लेकर हमारे पास अपडेट ये आया है कि मार्च के महीने में जो ग्रोथ है वो मॉडरेट हुई है। इससे पहले फरवरी में 7.1% का ग्रोथ आया था, लेकिन जो कि मार्च में 5.2% पे आ चुका है। हालांकि सीमेंट में और इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा सेक्टर है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हुई है, बट
देयर वाज द कॉन्ट्रैक्शन इन द फर्टिलाइजर्स एंड द रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास जो सेक्टर की जो ग्रोथ है वो मार्च के महीने में मॉडरेट हुई है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.